Hello everyone, welcome to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. And in this class, we're going to move ahead with that chapter what is psychology. Till yesterday or till our previous class, we have done a few parts, not all. We have done till psychology as a science, as a natural science, social science, and psychology as a discipline. This much we have done. So today let's move ahead with our next topic. तो हम बहुत थोड़ा सा करेंगे आज, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं. ठीक है. Okay, so let's understand this. Understanding mind and behavior. Let's start with this topic. Okay. Now, basically, for your class, for class 11th, it is very much important to read. I don't know whether you're reading or not, but my suggestion to you is yes, you have to read. Without reading, you won't be able to understand or grab the subject, or you will not be comfortable with this subject. सब्जेक्ट के साथ फिर भी आप शायद कंफर्टेबल हो जाओ, बट द लैंग्वेज इज मस्ट. फाइन. सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज रीड करते रहें. आई नो 11th क्लास की जो बुक है वो थोड़ी सी लगती है कि बोरिंग है, बट इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रीड इट विद द राइट अप्रोच. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द राइट अप्रोच. फाइन. ओके. सी 11th का और 12th का जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस होता है. मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है उसमें ऐसा ही होता है. 11th क्लास का सिलेबस बहुत बोरिंग सा और वैसा, मतलब बहुत डल सा नजर आता है. बट 12th का जो है वो कंपैरेटिवली इजी भी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है. ऐसा क्यों? बट 11th का हमें पढ़ना पड़ेगा. अगर आप 11th क्लास को बहुत लाइटली ले रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि चलो यार ठीक है घर की क्लास है, हो जाएगा, कर लेंगे, काइंड ऑफ अप्रोच के साथ अगर आप चल रहे हो, तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में हो सकते हो. क्योंकि जो आपका CUET का एग्जाम होता है, जो आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, उस एग्जाम में इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे? क्लास 11th से. यस, इट इज ट्रू. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि कौन सी टेक्निक कौन सी डिसऑर्डर के लिए यूज करने वाले हो, क्या है क्या नहीं है. नहीं, दे आर गोइंग टू आस्क यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम 11th क्लास बुक ओनली. 11th क्लास की जो बुक है, हर एक जगह पे, हर एक एग्जाम में, इवन इफ लाइक इफ somebody is preparing for HTET और for other TET exam और बेसिकली एनी एग्जाम, जो बेसिक तैयार होता है ना, मेन कंटेंट जो रेडी होता है, वो 11th क्लास से होता है. सो दैट सिलेबस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो डोंट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम द बुक. ओके, फाइन. So let's move ahead and start our today's lecture. Understanding mind and behavior. क्या मतलब होता है, माइंड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है. अब हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बात करी थी कि माइंड या सोल ऐसी चीज है, ऐसी एंटिटी है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. वो कॉन्क्रीट नहीं है. वी कैन नॉट टच इट. इट्स नॉट फिजिकल ना. वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट मेजर इट. जब हम हमारे 5 सेंसेस से किसी एंटिटी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, so why does this particular word exist in psychology? It does actually. तो क्यों ऐसा है? There was a time जब माइंड, साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ माइंड करके जो एक डेफिनेशन बनाई थी साइकोलॉजिस्ट ने, दैट वाज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट, वो रिजेक्ट हो गई थी. रिजेक्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि माइंड जो है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, ना मेजर कर सकते, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं. समथिंग इट इज नॉट फिजिकल, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इसकी है ही नहीं. तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग माइंड एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन ग्रेजुअली नाउ अ डेज व्हाट इज हैपनिंग, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. रीड दिस टर्म वेरी मच केयरफुली. अब इस पर्टिकुलर टर्म में, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट हैव टू क्लिक दिस. या, इस पर्टिकुलर टर्म में कितनी चीजें हैं? 3 चीजें. साइको, न्यूरो, इम्यूनोलॉजी. यानी कि इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें हम न्यूरो की बात कर रहे हैं, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन और आवर न्यूरॉन्स. इम्यूनोलॉजी मतलब हम इसमें इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं.
ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये फील्ड ऑफ रिसर्च इज वेरी मच एक्टिव नाउअडेज। यानी कि ये किस चीज पे फोकस कर रही है? न्यूरॉन्स और इम्यूनोलॉजी। न्यूरो इम्यूनोलॉजी तो समझ आ गया कि हमारी ब्रेन की स्ट्रेंथ। साइको का मतलब क्या हुआ कि यार थॉट प्रोसेस। तो ये जो बात कर रही है, बात कर रही है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकता है, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल। तो हम मतलब कैसे स्टडी करेंगे माइंड को? यहाँ पे माइंड से मतलब है सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस, किस तरीके के हम बातचीत अपने आप से करते हैं, किस तरीके की सेल्फ टॉक हम कर रहे हैं, वेदर इट्स मोटिवेटिंग और वेदर इट्स डीमोटिवेटिंग, इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव। दैट इज द पॉइंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत इजीली आपके सामने अवेलेबल होंगे। माइंड हमारे ब्रेन को और हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से काम करता है। हम बहुत छोटे थे तो हमें ना कहानियां सुनाई गई थी कि अगर हम किसी को अब्यूज कर रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं, तो वो इंसान धीरे धीरे मुरझाने लगता है, बीमार पड़ने लगता है ना? तो हम बोलते हैं ना किसी को अब्यूज नहीं करना, गालियां नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? when we are using, see, हमें नहीं पता ना सामने वाले इंसान की मेंटल स्टेट क्या है, हमें नहीं पता वो साइकोलॉजिकली वो कहाँ है, किस तरीके की वो थॉट प्रोसेस में, क्या उसके सर्कमस्टांसेस हैं। और अगर ट्रैफिक में आप भिड़ गए तो आप उसको पूरे तरीके से गालियां दोगे। कुछ है कोई ऐसा भी होगा जो खुद घर से लड़के आया होगा और एग्रेशन में देगा 2-3 पंच, और वो सब अच्छे खासे हाथापाई हो सकती है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो बेचारे परेशान होंगे, जी सॉरी गलती हो गई जी माफ कर दो, बात खत्म। सो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेट ऑफ माइंड होता है ना? अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक पौधा है, आप 2 पौधे लो, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद। एक पौधे को आप हर रोज गालियां दो, सिर्फ तू ऐसा है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू मेरे घर में आया ही क्यों, तू तो मर जाए तो अच्छा है, बस उसको गालियां दो। द प्लांट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, दैट इज ट्रू, बट द वे वी आर स्पीकिंग टू द प्लांट, वो वाइब चेक कर रहा है, वो वाइब को ग्रैब कर रहा है। धीरे धीरे वो जो प्लांट है वो मुरझाने लगेगा। उसको खिलाओ पिलाओ, उसको खाद दो, उसको पानी दो, सब कुछ दो, लेकिन उसको गालियां दो। दूसरा पौधा, आप सिर्फ उसको पानी दो, उसको खाद वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई यूरिया वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा पानी रोज देना है और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है। यू आर सो गुड, यू आर सो ब्यूटिफुल, कितना अच्छा है। अब थोड़े दिन में आप दोनों पौधों की जो उसमें मतलब एक फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो पौधा जिसको हम अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे थे वो ग्रेजुअली मुरझाने लगेगा, वो दबने लगेगा और वो धीरे धीरे करके मरने लगेगा। वहीं पे जो दूसरा पौधा, उसको हम सिर्फ पानी दे रहे थे, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस इतनी पॉजिटिव हुई क्योंकि हमने उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब थ्रो करी, तो वो फ्लरिश करने लगा। फाइन। सो इसी तरीके की स्टडी है साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, जो बात करती है कि हम अपने थॉट्स को किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप बीमार हो और आप सोचते हो कि नहीं, आई एम वेरी गुड, आई एम हेल्दी, अपने आप को हर रोज पॉजिटिव बात करते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होगी। और अगर आप इतना सा कुछ आपको हुआ है, सपोज दांत में पेन ही हुआ और आपने उसको बहुत डरने वाला और वो एक बहुत बड़ा उसको एक इशू बना लिया है कि मेरे दांत में दर्द, मेरे दांत में दर्द, मेरे दांत में दर्द, वो गारंटेड कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। Yes, this is what nowadays psychologists are studying upon. So psychoneuroimmunology जो है वो आज के टाइम पे, यानी कि एक वो वक्त था जब माइंड जो है वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो गया था कि माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वी कैन नॉट मेजर, बट नाउ it's it's gaining its importance. So this is what we mean by mind. अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज वेरी मच सिंपल। 2 तरीके से हो सकता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। और बिहेवियर ऐसी चीज है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान रिस्पॉन्स दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है टुवर्ड्स समथिंग और समबडी। समबडी तो ठीक है, अब कोई आ गया है रूम में, मैं किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स दूंगी। सपोज आपके क्लास में प्रिंसिपल सर एंटर कर लेते हैं, प्रिंसिपल सर या मैम जो भी हैं वो एंटर करते हैं, तो यू इंस्टेंटली यू स्टैंड अप,
एक स्टिमुलस है. प्रिंसिपल क्या है वो, that principle is working as a stimulus and you are standing upon that standing gesture is what is it showing? It is showing the response, right? तो स्टिमुलस को एक रिस्पॉन्स मिला, सिंपल. वहीं पे somebody कैसे हो सकता है? कोई भी चीज हो सकती है ना. तो मे बी टीचर आपके लिए कोई पर्टिकुलर बॉक्स उठा के लेके आए एंड यू विल बी क्यूरियस कि क्या है बॉक्स में, क्या है. तो वो उठ के झांकना, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स दिया. घर में नई गाड़ी आई है, नहीं भी आई गाड़ी, नहीं भी आई है, तो भी एक स्टिमुलस की तरफ कोई भी चीज, कोई भी आइटम है तो उसकी तरफ हमारा रिस्पॉन्स होगा, राइट. तो somebody और something, किसी भी स्टिमुलस के लिए जिस तरीके से हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज आवर बिहेवियर, राइट. अब बिहेवियर दो तरीके का होता है, कोवर्ट एंड ओवर्ट. तो कोवर्ट कैसे होता है, ओवर्ट कैसे होता है? ओवर्ट सिंपली बाहर दिखने वाला, ठीक है. हम दिखाते हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ओवर्ट बिहेवियर. कोवर्ट का क्या मतलब है? अंदर से हम कैसा फील कर रहे हैं. वी आर हेल्पिंग बट आर वी हैप्पी? व्हाट वी आर फीलिंग बाय हेल्पिंग अदर्स, सॉरी, दूसरों की हेल्प करके हमें कैसा लग रहा है, दैट इज अ कोवर्ट बिहेवियर. फाइन, गॉट इट, क्लियर, समझ आ गया? Can you move ahead? Okay. Now, next our slide says popular notions about discipline of psychology. अरे ये दो स्पेलिंग्स मिस्टेक है यहाँ पे. पॉपुलर नोशन का मतलब क्या है? वो स्टेटमेंट्स जिन पे हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. जैसे औरतों को ड्राइविंग नहीं आती, जो लोग जिम में जाते हैं बॉडी छोटी वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं. इज इट सो? नॉट नेसेसरीली, राइट. या कोई भी ऐसी चीज कि जो लोग बहुत पूजा पाठ भक्ति भाव करते हैं वो बहुत अच्छे, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसा है? नहीं है, जरूरी नहीं है. मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को जो मंदिर में बैठ के माला जपते होते हैं और गालियां दे रहे होते हैं. See, I am myself a पंडित, तो मैं कुछ और ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना चाहती हूँ एंड वह इस तरीके के एग्जांपल्स नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन आवर क्लास. बट स्टिल, सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बिलीव करते हैं और उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे ना आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हैं कि हल्दी लगाओ आपका फेस ऐसे निखर जाएगा, कॉफी लगाओ, ये बहुत सारे इस तरीके के हैं. आर दे ट्रू और नॉट ट्रू, दैट इज अनदर फैक्ट. तो पॉपुलर नोशंस का बेसिकली मतलब वो है ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे पीपल यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन. इट मे बी पॉसिबल कि हम अपना पूरे तरीके से अपने ब्रेन को यूज नहीं कर रहे हैं और 10% यूज कर रहे हैं. इसका क्या प्रूफ है? सी, इफ आई एम मूविंग अ हैंड, अगर मैं अपना हाथ उठा रही हूँ तो मेरा ब्रेन पूरे तरीके से काम कर रहा है ना. ऑफ कोर्स ये चीज, इफ आई एम टीचिंग, आई एम थिंकिंग, माय ब्रेन इज एक्टिव, माय ब्रेन इज वर्किंग प्रॉपर्ली. दैट इज आई एम एबल टू एक्ट, आई एम एबल टू आई एम एबल टू वर्क अपॉन इट, आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो मेरा ब्रेन प्रॉपर्ली काम कर रहा है तभी ये चीजें पॉसिबल है ना. तो व्हाट द हेल इज दिस, लाइक 10% ऑफ ब्रेन? इट्स नॉनसेंस. इट्स डज नॉट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस. फाइन, या, ओके, डन दिस मच. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इट सेज, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड और डिस्टेंट मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. मतलब क्या है इस बात का? हम अक्सर कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. जैसे सपोज आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे कहीं दूर चला गया है, किसी और शहर में पढ़ाई करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, में भी काम करने के लिए, जो भी है. तो आप उससे अलग हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? आप उसके अलग रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? दिस इज द पॉइंट. तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि भाई गया तो मतलब ठीक है, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन. दूसरा है
जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना हमारा जो दिल में प्यार है बढ़ेगा। दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स और सेइंग्स वी यूज्ड टू यूज ना। तो वही चीज है यहाँ पे। अब इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपके केस में राइट होगी वो कैसे पता लगेगा? वो आपके एक्सपीरियंस से पता लगेगा, है ना, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके फ्रेंड के जाने के बाद, या आप दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन रहा, कॉन्टिन्यूसली बात हुई कि नहीं हुई, या बात ही नहीं हुई, या आप बहुत अच्छे दोस्त रहे, या फिर एक डिस्टेंस वाले जो एक फ्रेंड होते हैं कभी कभार बात हो गई, ठीक है, तो किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों सेइंग में से कौन से वाले पे बिलीव करेंगे। वेरी सिंपल है ना। नेक्स्ट इज सेइंग अपोजिट्स अट्रैक्ट। मतलब अगर हम फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि ऐसा होता है, अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट क्या रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं? सी, ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं जिनके लिए ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल तरीके से गलत है। यस, इन सम केसेस इट कैन बी ट्रू ऑल्सो, इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। गॉट इट? लेकिन ये वो चीजें हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं अपने रूटीन में, तो प्लीज स्टे अवे विद दीज। नेक्स्ट इज सेइंग, क्या बोलता है कि यू कैन रिकॉल फॉरगॉटन इंफॉर्मेशन अंडर हिप्नोसिस। एक शो आया करता था ना, राज पिछले जन्म का, इफ यू रिमेम्बर, या आई डोंट नो आप लोग उस वक्त इतने बड़े थे कि नहीं थे, बट ये शो बहुत पॉपुलर हुआ था, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था मतलब। और ये कहा गया था कि हिप्नोसिस के थ्रू किसी भी इंसान के पिछले जन्म को हम याद कर रहे हैं। इज इट साइंटिफिक? इट इज पॉसिबल? नो। हिप्नोसिस ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करने के बाद, हिप्नोसिस यूज करने वाले जो मेन साइकोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने खुद कहा था कि नो, this particular technique is of no use. It's not like कि ये अभी यूज नहीं हो रही है, हो रही है, कुछ लोग करते हैं जिनको ये कंफर्टेबल लगती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि हमारी वो इंफॉर्मेशन जो हम भूल चुके हैं वो हमें रिकॉल हो जाएगी। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फाइन। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि जो राइट हैंडेड लोग हैं वो उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चलता है, जो लेफ्टी है उनका राइट ब्रेन ज्यादा चलता है। यानी कि कुछ लोग प्राइमरली, प्राथमिक तरीके से, किसी का राइट साइड का ब्रेन बहुत एक्टिव है तो किसी का लेफ्ट साइड का ब्रेन बहुत एक्टिव है। ऐसा है नहीं, दोनों साइड के ब्रेन इक्वली काम करते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए हमारे दोनों साइड के ब्रेन इक्वली एक्टिव और इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो लैंग्वेज के लिए ज्यादा एक्टिव है। यानी कि जो लोग लेफ्ट साइड के ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे हैं वो लोग, उनके अंदर लैंग्वेज को ग्रैब करने की एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी कि वहाँ थोड़ी सी एबिलिटी का, थोड़ी सी क्रिएटिविटी का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्रेन कौन सा काम कर रहा है, राइट के लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रूफ। और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जिनका साइकोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है बट स्टिल पीपल आर यूजिंग? एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पाम रीडर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो सब क्या है? वो अपने आप में ऐसे बनने की कोशिश करते हैं, वी आर काउंसलर्स, बट ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये वो जितने भी इस तरीके की एक्टिविटीज चलती हैं मार्केट में, उनका साइकोलॉजी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। Be very much clear with that. Psychology is not कि आप किसी को कंसोल कर रहे हो, अच्छा फिर ऐसा हो गया, साथ में उसके रोने बैठ जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर द वंस जो उस तकलीफ में बैठे हुए इंसान का हाथ पकड़ के हम उस तकलीफ से उसको बाहर निकालते हैं। वी गिव देम करेज टू फाइट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है? So we are the ones जो किसी इंसान को एबल बनाने में हेल्प करते हैं, that you can fight with that situation. हम सोल्यूशन नहीं देते हैं, हम इंसान की काबिलियत को बढ़ाते हैं। कोई हमारे पास अगर ये पूछने के लिए आएगा कि प्लीज आप हेल्प करें, हमारे काम नहीं चल रहा है, बताएं हम क्या करें, कैसे करें, तो वी आर नॉट द वंस जो आपको काम दे सकते हैं, बट वी आर द वंस हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ यू कैन स्विच
from negative set of mindset to a positive mindset. In that we can help, but we cannot provide you food, or cannot provide you job or anything else, na? Okay. So okay, next, moving ahead, evolution of psychology. अब हमारा जो मेजर टॉपिक है वो शुरू हो जाता है इस चैप्टर का, साइकोलॉजी इवोल्व कैसे हुई, साइकोलॉजी बनी कैसे, साइकोलॉजी पैदा कैसे हुई। साइकोलॉजी की बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, पास्ट बहुत बड़ा हो सकता है नो डाउट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीक फिलोसोफर्स की, दैट वे प्लेटो अरिस्टोटल के टाइम की, वहां से लेकर साइकोलॉजी इवोल्व हुई है, और फिलोसफी का पार्ट होने के साथ मतलब होती थी। फिलोसफी इज कॉल्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी, यू नो दैट? नहीं पता? साइकोलॉजी को, फिलोसफी को साइकोलॉजी की माँ कहा जाता है, सीरियसली इट इज सो। और फिर उसके बाद जो है फिलोसफी से हमारी साइकोलॉजी धीरे धीरे करके सेपरेट हो गई। तो फॉर्मल बिगिनिंग जो है साइकोलॉजी की वो हम ट्रेस करते हैं इन 1879, 1879, 79 मतलब 79, ओके, में फर्स्ट लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पे? लिप्सिंग जर्मनी में। किसने? विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट इनका नाम है, और इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी लिप्सिंग में 1879 में। यहीं से साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। अब हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की। स्कूल्स का क्या मतलब है? स्कूल्स वो थॉट के प्रोसेस हैं, या प्रोसेस नहीं कहूंगी, बट हाँ, एक पर्टिकुलर ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म है या फंक्शनलिज्म है, इनकी एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, एक पर्टिकुलर थॉट पे ये लोग काम करते हैं। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, वो अपने आप में क्या है? पिलर्स हैं साइकोलॉजी के, जिनके हेल्प से साइकोलॉजी डेवलप हुई, साइकोलॉजी इवॉल्व हुई। जैसे साइकोलॉजी आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं या आसपास देख रहे हैं, इट वाज नॉट द सेम, लाइक 100-150 साल पहले वो इस तरीके की नहीं थी, तो वो बहुत इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है। तो इवॉल्व किस तरीके से हुई है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। द फर्स्ट स्कूल दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंट के टाइम से ही एक्टिव हो गया था। उसके बाद में इनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टिकनर। टिकनर ने इसमें बहुत ज्यादा मतलब काम किया स्ट्रक्चरलिज्म के फील्ड में। ये जो इसकी फॉर्मल स्टार्टिंग जो है स्ट्रक्चरलिज्म की, इसको हम ट्रेस करते हैं इन 1896, 1896 में जो फॉर्मल इसकी स्टार्टिंग हुई थी स्ट्रक्चरलिज्म की। अब फॉर्मल स्टार्टिंग का क्या मतलब है? जब किसी भी स्कूल का कोई पेपर रिटन हो, मतलब कोई भी पेपर ऐसा है जो जर्नल में, किसी मैगजीन जो साइकोलॉजिकल हमारे जर्नल्स आते हैं उसमें पब्लिश हुआ है, तो वहां से हम किसी भी स्कूल की शुरुआत को मान के चलते हैं, ठीक है। या कोई भी रिसर्च अगर उसके एक स्कूल के फील्ड में वहां पे हुई है, तो हम उस रिसर्च को भी कंसिडर करते हैं कि यहाँ से ये जो स्कूल है वो शुरू हुआ है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि साइकोलॉजिस्ट को स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, किसके? माइंड के। माइंड के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हमारी सेंसेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी फीलिंग्स, हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म ने ये कहा कि माइंड को आप छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करो, यानी कि कोई भी आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसको इतना ब्रेक करो जितना आप कर सकते हो, और वहां पे ब्रेक करने के बाद उसके पीसेस को स्टडी करो। दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चरलिज्म, कि स्ट्रक्चर को पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ सकते हैं? अब अगर हमें घर पढ़ना है, घर के बारे में पता करना है, घर को देखना है कि किस मटेरियल से बना है, क्या है, कैसे है, तो एक तो मैप हो गया, भाई इतना इसका स्क्वायर फीट इसका एरिया है, इतने इसमें रूम्स है, इतना ये इतना वो सब तो देख लिया, बट मटेरियल क्या है कैसे पता लगे? जब हम घर को तोड़ के फोड़ के हर तरीके से एग्जामिन करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना। तो ये वही चीज है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके तब आप ऑब्जर्व करते हो। गॉट इट? नेक्स्ट जो यहाँ पे एक जो मेजर उन्होंने मेथड यूज किया था, मेथड ऑफ स्टडिंग इट, दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने यूज किया था। अब क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन? इंस्पेक्शन, अपने आप के अंदर की इंस्पेक्शन करना, इसको उन्होंने यूज किया था। हालांकि दिस वर्ड वाज नॉट यूज्ड एट दैट टाइम, यहाँ पे हम यूज करते थे सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रिपोर्ट, ऐसा कुछ वर्ड हम यूज करते थे। इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है बहुत बाद में यूज हुआ था, बिकॉज
यहाँ पे लैंग्वेज का एक्चुअली दिक्कत वो था। कुछ स्टडीज ऐसी थी जो जर्मनी में हुई थी, कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो यूएसए में हुई हैं, तो वो लैंग्वेज की वजह से ही उसमें मेन डिफरेंस था, प्रोसेस वो सेम। ठीक है, ओके। सो इन्होंने क्या बोला, इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी आपके पास आ रहा है लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको बताना है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस को उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके बताना है। एग्जाम्पल, सपोज किसी ने पिकॉक देखा, किसी ने गुलाब का फूल, या कोई भी चीज आप आइटम लगाओ जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी फ्लावर आप देख सकते हैं, कोई लेट्स से पिकॉक इटसेल्फ। पिकॉक किसी ने देखा तो हमें अच्छा लगता है, मोर को जो हम देखते हैं ना पंख फैला के डांस करता है, मतलब एक वी फील गुड। तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी इमीडिएट सेंसेशन क्या है, उसकी इमेजेस कैसी कैसी इमेजेस आ रही है, आपको बोला गया कि चलो आपने पिकॉक देखा तो कौन सी इमेजेस आपको याद आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है, तो आपको वो ब्रेक करके एक्सप्लेन करना। बट आप कितना ब्रेक कर सकते हो एक चीज को, एक इन्फॉर्मेशन को आप कितना ब्रेक कर सकते हो? बहुत सी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन भी होती है जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत ऐसी भी है जिनको हम कितना ही ब्रेक करते जाए। सो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं थी। इसी वजह से ये जो स्कूल है वो ग्रेजुअली क्लोज हो गया, इसमें रिसर्च होनी बंद हो गई कि ये जो स्कूल है ये उतना इफेक्टिव नहीं है, वी शुड मूव अहेड। तो वहां पे उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो स्कूल आया एग्जिस्टेंस में, वो कौन सा स्कूल आया? फंक्शनलिज्म। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। इसके आगे की जो भी इवोल्यूशन की थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनलिज्म 1895। अब अगर आप सन देखेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म आया 1886 में, फंक्शनलिज्म आया 1895 में। तो एक साल ये पहले आया है, बट हम उसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसका बेसिस स्टार्ट हो गया था तब से, जब से लिप्जिंग में फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी गई थी, यानी कि 1879 से। तो जो रिसर्च है, जो काम है वहां पे तब से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। 1895 में फंक्शनलिज्म को हम मान के चलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक जो आर्टिकल है फंक्शनलिज्म का वो पब्लिश हुआ था 1895 और 1896 के अराउंड। ठीक है, तो वहीं से हम फंक्शनलिज्म की जो एक ऑफिशियल स्टार्टिंग है वो मान के चलते हैं। सो विलियम जेम्स वाज द वन जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, और या ये कहें कि फंक्शनलिज्म को स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, चलो हमने स्ट्रक्चर देख भी लिया, उससे होगा क्या? हमने घर को पूरा पढ़ लिया, किस मटेरियल से बना है, कैसे बना है, कितनी गहरी उसकी नींव है, सब कुछ हमने देख लिया, बट उससे क्या क्या मिला? हमें देखना चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, वो फंक्शन कैसे कर रहा है। तो हमारा मेन फोकस स्ट्रक्चर पे ना होकर फंक्शन पे होना चाहिए। दिस वाज द वर्ड्स ऑफ विलियम जेम्स। यानी कि अगर आप घर के मटेरियल को स्टडी कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आप देखो घर खड़ा है, कितना मजबूत है, आप ये देखो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से ये घर फंक्शन में कैसा है। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कोई टैप टपक रही है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, कहीं पे कुछ भी ऐसी वीकनेस फील हो रही है, कहीं पे नमी आ गई है, कुछ ऐसा। तो आपको वो देखना है कि फंक्शन में जब आ गया है, एक्टिव जब हो गया है वो घर, तो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो था थॉट था इसका, विलियम जेम्स का था, जो फर्स्ट फंक्शनलिस्ट है। ठीक है, इनको हम कंसिडर करते हैं। उनकी कहना ये था कि कानों से हम सुनते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट हम सुनते क्यों हैं? कानों से ही क्यों सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, मतलब उनका फंक्शन हमें रीड करना है कि ऐसा क्या है कान के अंदर जिसके थ्रू हम उसको सुनते हैं, राइट। तो उनकी फर्स्ट बुक उन्होंने लिखी थी 1890 में। द टेक्स्ट बुक का जो नाम था वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो उन्होंने लिखी थी विलियम जेम्स ने। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है, कौन किसने लिखी द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी की, किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने। और कब लिखी थी? 1890 में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चंस। यस, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? मार्क्स नहीं लिखे हैं, ये मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। दिस यू हैव टू आंसर इन 2 मार्क्स। ठीक है, so what you have to do in
basically in these questions. See the first question, what is psychology, for 3 marks. So you have to explain the question as per 3 marks. मीन्स आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे अगर क्वेश्चंस को लिख के अटेम्प्ट करके आप मेरे पास मैसेजेस करो, फोटोग्राफ्स भेजो, ऐसा नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इन पॉइंटर फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में हम ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करने वाले हैं. It's very simple. If question comes in your exam as what is psychology, explain in 3 marks, so how you are going to attempt the question? So I just want to know the procedure or the steps to attempt the question. That is it. और इनको आप आंसर कैसे करेंगे? इनको आप आंसर दो तरीके से कर सकते हैं. The first thing, you can answer this in comments. And the second thing is you can answer these questions or you can tell me the format of these questions on my Telegram channel, Psyche Chat with Shikha. That link of the channel is given in the description of this video. So you can follow the link, you can join the channel and answer these questions. Fine. So in the same way, next 2 questions, explain psychology as a natural science and social science. This also you have to explain as per 4 marks. कि अगर ये question 4 marks में आ जाता है तो आप उसमें क्या कुछ explain कर सकते हैं या किस format में explain कर सकते हैं. Fine. Next is which school of thoughts used introspection as method and why does this method rejected by the psychologist? So this also you have to explain. कौन सा school था जिसने introspection as a method use किया है? That you have to mention the name of the school and why this particular method was rejected. The reasons of rejection you have to explain as per 2 marks. अगर 2 marks में ये question आता है तो आप उसको किस तरीके से explain करेंगे? It's very simple. Got it? Okay, fine. That's it for today. Now if you are liking the video, if you are understanding whatever I'm trying to explain to you, then please do like, subscribe and share the channel, right? And yes, do comments. And I think that's it for today and thank you so much. Fine. Okay, bye bye, take care. And yes, answer zarur karna. Okay, I'll be waiting for your responses. Bye bye.